मैं सुशील कुमार शर्मा विद्या भारती के कक्षा 10 के विज्ञान विषय जिसमें अध्याय 5 दैनिक जीवन में रसायन में आप लोगों का स्वागत है। दैनिक जीवन में रसायन यानी हमारा जो दैनिक जीवन है, दैनिक जीवन के हर क्षेत्र में रसायन का उपयोग किया जाता है। यानी दैनिक जीवन के हर प्रकार के क्षेत्र में रसायन का उपयोग किया जाता है और इस रसायन के बिना यानी यहाँ तक कहा जा सकता है कि जीवन की कल्पना करना भी कठिन हो जाता है, क्योंकि आज हमारे दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के रसायन का उपयोग है। जैसे अपमार्जक हो सकते हैं, साबुन हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार के अम्ल क्षार हो सकते हैं, लवण हो सकते हैं आदि विभिन्न प्रकार की मेडिसिन हो सकती है। उन सब में या हमारे जो भोज्य पदार्थ हो सकते हैं, उन सब में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में रसायन का उपयोग होता है। रसायन का हमारे दैनिक जीवन में होने वाले विभिन्न प्रकार की क्रियाएं इनके द्वारा प्रभावित होती है। इसलिए कहा जाता है कि जीवन के हर क्षेत्र में रसायन का उपयोग किया जाता है और बिना रसायन की जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। अब इस पर आधारित है वो कुछ बिंदु अपन लेते हैं, जिसके अंदर पहला बिंदु इसके अंदर दे रखा है अम्ल, क्षार एवं लवण कि अम्ल, क्षार एवं लवण क्या होते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं अम्ल की। कि अम्ल एसिड क्या होता है। कि जो अम्ल है कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, यानी वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। लेकिन जो स्वाद में खट्टे हैं वे अम्ल है, लेकिन हम हर प्रकार के पदार्थ का स्वाद चख नहीं सकते। यानी ये जो बात कही है अम्ल के बारे में कि वो जो स्वाद में खट्टे होते हैं, ये यानी सैद्धांतिक प्रायोगिक दृष्टि से सही नहीं है। भाई अपन हर प्रकार का जो पदार्थ है उसको चख करके उसकी अम्लता की पहचान है वो नहीं कर सकते। जैसे कि भाई साइनाइड जहर है, वो भी एक प्रकार का अम्ल है, लेकिन उसको अपन चख नहीं सकते। तो यानी तेजाब हो सकता है, उसको अपन चख नहीं सकते। तो जो स्वाद में खट्टे हैं वो अम्ल है, लेकिन ये वैज्ञानिक तथ्य से सही नहीं है। अम्ल के ऊपर जो रसायन विज्ञान के क्षेत्र से केमिस्ट्री में जो इसकी सही परिभाषा होती है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ यानी हाइड्रोजन आयन या अपन इसको कहते हैं मुक्त प्रोटॉन देते हैं, वे अम्ल कहलाते हैं। दूसरी बात इसके अंदर हो सकती है कि वे पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को
लाल कर दे, वो भी क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। यानी सामान्य परिभाषा के रूप में अपन कह सकते हैं कि जो स्वाद में खट्टे हो सकते हैं वो अम्ल है, लेकिन जो रासायन विज्ञान के अंदर जो परिभाषा आती है कि वे रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन के अंदर हाइड्रोजन यानी H+ आयन देते हैं, प्रोटॉन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। या वे पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे, वे भी अम्ल कहलाते हैं। अम्ल के अंदर कई प्रकार के जो गुणधर्म हैं वो पाए जाते हैं। इनके कुछ प्रमुख गुणधर्मों के बारे में अपन आज जानकारी करते हैं कि पहला गुण है कि ये इनके गुणधर्म हैं अम्ल के, कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं। जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं। अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके ये दोनों अपने गुणों को खो देते हैं एवं संगत लवण व जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम में इसका प्रश्न भी आता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? कि अम्ल और क्षार है वो आपस में जो अभिक्रिया करते हैं और अपने गुणों को खो देते हैं, तो इस प्रकार वो संगत लवण और जल बनाते हैं, तो ये अभिक्रिया है वो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसके अलावा आता है कि जो अम्ल है वो किसी भी प्रकार की जो धातु है उसके साथ में अभिक्रिया करते हैं तो संगत लवण और हमेशा हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। यानी इसके बारे में भी एग्जाम में प्रश्न आता है कि अम्ल धातु के साथ में अभिक्रिया करके किस प्रकार की गैस देते हैं, तो अम्ल धातु के साथ में अभिक्रिया करके हमेशा हाइड्रोजन गैस है वो उत्सर्जित करता है। इसके अलावा जो अम्ल है इसमें संक्षारक का गुण होता है। संक्षारक का मतलब है कि विभिन्न प्रकार के कोई भी धातु हो सकती है आदि अगर इसके संपर्क में आ जाती है तो उनका धीरे धीरे क्षरण होने लगता है, वो नष्ट होने लगती है। तो इस प्रकार से अम्ल है, उसके अंदर अम्ल है, इसके pH का मान का जो मान होता है वो 0 से 7 के मध्य होता है। यानी इनके pH का मान है वो 0 से 7 के बीच में है वो पाया जाता है। अम्ल है वो कोई भी धातु, कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ
अभिक्रिया करके संगत लवण, जल एवं कार्बन डाई ऑक्साइड गैस का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से जो अम्ल है उसमें कई प्रकार के गुण धर्म हैं वो पाए जाते हैं। इनके बारे में इसी अध्याय में अपन आगे और विस्तार से पढ़ेंगे। इसके अंदर साथ साथ आपके किताब में कुछ अम्लों के उदाहरण भी दे रखे हैं जिनका हम दैनिक जीवन में उपयोग भी होता है और उनके बारे में एग्जाम में पूछा भी जाता है कि जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ है उसमें किस किस प्रकृति के अम्ल है वो पाए जाते हैं। इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, जैसे कि जो हमारा उदर है, पेट है, उसके अंदर जो आमाशय है उसके अंदर एक अम्ल पाया जाता है जिसका नाम आता है जठर रस, जिसके अंदर मुख्य रूप से जो अम्ल होता है वो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो पाया जाता है। इसी प्रकार से जैसे इमली है, इमली के अंदर टार्टरिक अम्ल है वो पाया जाता है। नींबू है जिसमें सिट्रिक अम्ल, संतरा है इसमें सिट्रिक अम्ल कह सकते हो या एक नाम और दे रखा है एस्कॉर्बिक अम्ल है वो पाया जाता है। दूध या दही या इसको खट्टा दूध भी कह सकते हैं, जिसके अंदर जो अम्ल पाया जाता है जिसका नाम है लैक्टिक अम्ल है वो पाया जाता है। टमाटर है जिसमें ऑक्जेलिक अम्ल है वो पाया जाता है। तो इस प्रकार से इसके अलावा जैसे मधुमक्खी के डंक में मेथेनोइक या इसको फॉर्मिक अम्ल, ये जो अम्ल है वो किसके अंदर, जो लाल चिंटी है उसमें भी इसी प्रकार का फॉर्मिक अम्ल है वो पाया जाता है। एक पादप आता है जैसे नेटल का पादप है, उस नेटल के पादप में ही मेथेनोइक या फॉर्मिक अम्ल प्रकृति का अम्ल है, जितने भृंग हो सकते हैं उसमें भी मेथेनोइक या फॉर्मिक अम्ल है वो पाया जाता है। तो अलग अलग प्रकार के पदार्थ हो सकते हैं, जीव हो सकते हैं उनके अंदर, जैसे हमारे शरीर के अंदर जो जठर रस होता है जो आमाशय के अंदर पाया जाता है, ये हमारे पाचन की क्रिया को करने में सहायता प्रदान करता है। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ जैसे इमली, नींबू, संतरा, दूध, टमाटर आदि इनके अंदर है वो दुर्बल प्रकृति का अम्ल है वो पाया जाता है। मधुमक्खी है या चिंटी हो सकती है, ये जीव अपनी सुरक्षा करने की दृष्टि से इनके अंदर डंक के रूप के अंदर फॉर्मिक अम्ल है वो पाया जाता है। आपने देखा होगा चिंटियाँ वो एक सीधी रेखा में चलती है, तो वो हमेशा इसी फॉर्मिक अम्ल को छोड़ते हुए एक पंक्तिबद्ध रूप में चलने का है वो प्रयास करती है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के जो पदार्थ है उनके अंदर इस प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। अम्ल है उसके अंदर एक जो अम्ल है उसको अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहा जाता है। और जो ये एसिड शब्द है ये एक
ग्रीक भाषा से लिया गया है और उस ग्रीक भाषा का जो शब्द है जिसका नाम है एसिडस, और इस एसिडस का जो अर्थ होता है खट्टा। इसीलिए अम्ल के बारे में जो सबसे प्रारंभिक जो विचारधारा थी, जो सबसे पहली विचारधारा इसके अंदर प्रकट की गई थी कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उनको अम्ल कहते हैं। इसीलिए इनकी विशेषता वो खट्टेपन के ऊपर आधारित की गई है। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं कुछ क्षार के बारे में। जो क्षार है क्षार, ये इसको क्षारक भी कहा जा सकता है कि वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं एवं जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन, या इसको हाइड्रोक्साइड आयन भी कह सकते हैं अपन, आयन देते हैं और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, उसे क्षार कहते हैं। यानी ये सामान्य इसके गुणधर्म भी हो सकते हैं कि जो पदार्थ स्वाद में कड़वे होते हैं वे अम्ल है। ये जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, वो भी क्षार है। या लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे, क्षार कहलाते हैं। ये तीनों प्रकार के इसके गुणधर्म हो सकते हैं। इसी प्रकार से हमने अम्ल के अंदर गुणधर्म पढ़ा था कि जो क्षार है वो अगर अम्ल से अभिक्रिया करता है तो ये भी क्या करता है, संगत लवण और जल का निर्माण करता है। और इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है इसके अंदर भी अम्ल और क्षार है वो दोनों अपने गुणों को खो देते हैं, और ये अभिक्रिया भी क्या कहलाती है, उदासीनी करण अभिक्रिया है वो कहलाती है। क्षार होते हैं ये छूने के ऊपर हमें चिकने या मुलायम लगते हैं, जैसे साबुन हो सकता है जिसको अपन छूते हैं तो वो चिकने या मुलायम लगते हैं, यानी स्पर्श करने पर अगर इसको छूने पर मुलायम एवं चिकने, छूने पर मुलायम या चिकने लगते हैं तो इनको स्पर्श किया जाता है, जैसे साबुन की तरह हो सकते हैं। इसके अंदर एक शब्द आता है, एक आता है क्षार और एक आता है क्षारक। इन दोनों में अंतर होता है। क्षार तो वो होते हैं जो जलीय विलयन में विलय हो जाते हैं, और क्षारक होते हैं जो जलीय विलयन में विलय नहीं हो पाते हैं। तो इस प्रकार से क्षार और क्षारक के अंदर विभेदन किया जा सकता है। इनकी प्रकृति है वो संक्षारक प्रकृति की होती है। इनके पीएच का जो मान होता है वो मान 7 से 14 के मध्य होता है। तो इस प्रकार से क्षार के कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म हैं वो पाए जाते हैं। क्षार के अंदर एक विशेषता पाई जाती है कि भाई क्षार है वो धातु के साथ में अगर रासायनिक अभिक्रिया इसकी करवाई जाती है तो वो हाइड्रोजन गैस नहीं कर उत्सर्जित नहीं करते। लेकिन एक ऐसा क्षार है जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर इस सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया किसी भी धातु विशेष के साथ में अगर इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है तो ये रासायनिक अभिक्रिया करके क्या करता है, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में है वो क्षार धातु के साथ में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस है वो उत्सर्जित करता है, और इसके साथ में एक रासायनिक पदार्थ का निर्माण करता है जिसका नाम होता है सोडियम जिंकेट।
तो ये केवल एक अपवाद के रूप में पाई जाती है। ये समीकरण भी आप लोगों को एग्जाम में पूछी जा सकती है कि भाई जो क्षार है वो धातु के साथ में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। तो एक क्षार है जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जो क्या करता है कि जो इसके अंदर जो बनता है Na2ZnO2, जिसको कहते हैं सोडियम जिंकेट का निर्माण करता है और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। तो सभी क्षार नहीं करते हैं, केवल सोडियम हाइड्रोक्साइड है वही क्या करता है, क्षार जो धातु के साथ में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। अब इसके बाद में आते हैं, जो बिंदु आता है वो आता है लवण। लवण क्या होते हैं कि अम्ल और क्षार आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करके जिस उत्पाद का निर्माण करते हैं वह उत्पाद लवण कहलाता है। आगे बिंदु है लवण कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं और लवण का निर्माण करते हैं, यानी जो उत्पाद बनता है इसके अंदर रासायनिक उत्पाद, और उस रासायनिक उत्पाद को क्या कहते हैं, लवण कहा जाता है। अब जो बनने वाला लवण है उस लवण के अंदर भी कई प्रकार की विशेषता हो सकती है कि लवण है वो उदासीन प्रकृति के भी हो सकते हैं। जो लवण है ये उदासीन भी हो सकता है, अम्लीय प्रकृति का भी होता है और क्षारीय प्रकृति का भी होता है। तो इनकी विशेषता हमें कैसे पता चलती है कि भाई अपन ने इस अभिक्रिया को अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन इसके अंदर बनने वाला जो लवण होता है वो उदासीन प्रकृति का भी होता है, अम्लीय प्रकृति का भी होता है और क्षारीय प्रकृति का। अगर जो अम्ल है, अगर वो अम्ल किस प्रकृति का हो, प्रबल अम्ल हो, और जो क्षार हो वो किस प्रकृति का हो, दुर्बल क्षार हो, तो इसके अंदर बनने वाला जो लवण होगा, ठीक है ना, वो लवण की जिसकी प्रबलती प्रबल है, यानी प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से अभिक्रिया करते हैं, तो बनने वाला लवण है उसकी प्रकृति क्या होगी, हमेशा अम्लीय प्रकृति की होती है। जैसे इसके अंदर एक फॉर एग्जाम्पल अपन लेते हैं कि भाई एक जो अम्ल है प्रबल अम्ल के रूप में मैंने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया, और जो दुर्बल क्षार है उसके रूप में मैंने ले लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और इसकी मैं रासायनिक अभिक्रिया करवाता हूँ और इसके अंदर बनता है अमोनियम क्लोराइड और जल का निर्माण होता है। तो इसमें बनने वाला जो अमोनियम क्लोराइड है ये किस प्रकृति का क्षार होता है, अम्लीय प्रकृति का क्षार होता है। इसी प्रकार से अगर जो अम्ल और क्षार है उसके अंदर अगर जो अम्ल है वो दुर्बल अम्ल हो और जो क्षार है वो किस प्रकृति का हो, प्रबल क्षार हो, तो इसके अंदर जो बनने वाला लवण होगा उस लवण की जो प्रकृति होगी वो किस प्रकृति की होगी, क्षारीय प्रकृति की होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर आता है, जैसे दुर्बल अम्ल के रूप में मैंने एक उदाहरण लेते हैं एसिटिक अम्ल CH3COOH होता है, और जो प्रबल क्षार है इसका उदाहरण है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर इससे रासायनिक अभिक्रिया होती है तो इसके अंदर बनने वाला जो उत्पाद होता है वो सोडियम एसीटेट CH3COONA और जल। तो इसके अंदर जो बनने वाला जो लवण है सोडियम एसीटेट, इसकी जो प्रकृति होगी वो किस प्रकृति की होगी, क्षारीय होगी, क्योंकि इसके अंदर जो हमने क्षार लिया है वो क्षार किस प्रकृति का है, प्रबल प्रकृति का है। इसके अलावा अगर अम्ल भी क्या हो, प्रबल अम्ल हो, और जो क्षार है वो भी किस प्रकृति का हो, प्रबल हो, तो बनने वाला जो लवण होगा उस लवण की प्रकृति है वो उदासीन होती है। यानी अगर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार है वो रासायनिक अभिक्रिया करते हैं और लवण का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार से बनने वाला जो लवण होगा वो किस प्रकृति का होगा, उदासीन प्रकृति का होगा। इसके अंदर जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो एक प्रबल अम्ल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो एक प्रबल क्षार है। अगर इनकी रासायनिक अभिक्रिया करवाई जाती है तो इसके अंदर लवण बनता है सोडियम क्लोराइड यानी नमक बनता है और जल का निर्माण होता है।
तो इस नमक की जो प्रकृति होती है वो प्रकृति हमेशा किस प्रकृति की होगी? उदासीन प्रकृति की होती है। तो इसका मतलब है कि जो लवण हैं वो कई प्रकृति के हो सकते हैं, उदासीन प्रकृति के हो सकते हैं, अम्लीय प्रकृति के हो सकते हैं, क्षारीय प्रकृति के हो सकते हैं। अगर अम्ल है वो प्रबल हो, क्षार है वो दुर्बल हो, तो बनने वाला जो लवण होगा वो अम्लीय प्रकृति का होगा। अगर दुर्बल अम्ल हो, प्रबल क्षार हो, तो बनने वाला जो लवण होगा वो क्षारीय प्रकृति का होगा। और अगर अम्ल भी प्रबल है और क्षार भी प्रबल है, तो बनने वाला जो लवण होगा वो उदासीन प्रकृति का होगा। लवण होते हैं, इनके गलनांक और क्वथनांक का मान हमेशा उच्च होते हैं। ये सामान्यतः वो क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। तो इससे संबंधित इसके अंदर एक बिंदु आता है जिसको कहते हैं क्रिस्टलन का जल। जो क्रिस्टलन का जल है इसकी भी परिभाषा एग्जाम में आती है, क्रिस्टलन का जल। क्रिस्टलन का जल क्या है? कि किसी लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के निश्चित अणुओं की संख्या को उसका क्रिस्टलन का जल कहते हैं। इसके अंदर जैसे फॉर एग्जाम्पल उदाहरण आता है, जो उदाहरण है उस उदाहरण के रूप में जैसे आता है कॉपर सल्फेट, जिसको नीला थोथा भी कहते हैं। इसका जो अणुसूत्र होता है वो CuSO4.5H2O। तो इसके अंदर जो .5H2O है, ये 5 जल के अणु हैं, वो कॉपर सल्फेट के अंदर क्रिस्टलन के जल के रूप में आते हैं। जैसे इसके अंदर एक आता है धोने का सोडा है Na2CO3.10H2O। तो इसके अंदर जो 10 जल के अणु हैं ये क्रिस्टलन के जल के रूप में है। इसी प्रकार से एक फॉर्मूला आता है फिटकरी। जो फिटकरी है उसका अणुसूत्र होता है K2SO4.Al2SO4 का होल थराइज .24H2O। तो इस फिटकरी के अंदर इसको पोटास एलम भी कहते हैं, और इसके अंदर जो 24 जल के अणु हैं ये क्रिस्टलन के जल के रूप में पाए जाते हैं। इसी प्रकार से जैसे जिप्सम हो सकता है, तो जिप्सम हो सकता है, फेरस सल्फेट हो सकता है, इसके कई सारे उदाहरण हैं। उनके अंदर जो क्रिस्टल होते हैं इनके अंदर एक निश्चित जल के अणुओं की संख्या पाई जाती है, और वो जल के अणुओं की संख्या क्या होती है? क्रिस्टलन का जल होती है। और इसी प्रकार का जो क्रिस्टलन का जल है, इसी के कारण इन रासायनिक पदार्थों का एक निश्चित प्रकार का रंग पाया जाता है। अगर इन रासायनिक पदार्थों को गर्म कर दिया जाए तो इनका क्या होगा? क्रिस्टलन का जल है वो बाहर निकल जाएगा, और जो पीछे बचेगा वो एक पाउडर के रूप में, चूर्ण के रूप में आता है, जो कि रंगहीन प्रकृति का होता है। तो इस प्रकार से जो क्रिस्टलन का जल है इसके विभिन्न प्रकार के उदाहरण हैं। अब इससे आगे वाली जो कक्षा होगी उसके अंदर अपन अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिक हैं, उनके द्वारा अम्ल और क्षार के अलग अलग प्रकार के गुण और उनकी परिभाषाएं दे रखी है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।